अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था एरोबिक एक्सरसाइज चैप्टर 7। इसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है, और वो है एनर्जी सिस्टम्स। बेसिकली एनर्जी सिस्टम्स होते क्या है, मेटाबॉलिक सिस्टम्स होते हैं। और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती कैसे है? जब हम फूड इनटेक करते हैं तो उसके ऊपर हमारी बॉडी के अंदर जाके फूड के ऊपर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रिजल्ट में क्या बनता है? एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जो सेल होता है वो एटीपी को ब्रेक डाउन करके एडीपी और एडेनोसिन फॉस्फेट को यूज़ करता है एज अ एनर्जी। और जो हमारे मसल्स होते हैं उनको किस फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है? एटीपी की फॉर्म में उन्हें एनर्जी चाहिए होती है एक्टिन और मायोसिन की क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए। तो बेसिकली हमारे जो मेजर बॉडी के अंदर मैकेनिज़म्स हो रहे होते हैं उसके अंदर एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट बन रही होती है। 3 एनर्जी सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉस्फेजन, एटीपी, पीसी सिस्टम भी इसको कहते हैं, यानी कि एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट फॉस्फोक्रिएटाइन सिस्टम कहते हैं, और इसको हम एज अ एक यूनिट के तौर पर फॉस्फेजन सिस्टम भी कह सकते हैं। देन जो नेक्स्ट एनर्जी सिस्टम आ जाता है वो है एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम, और जो थर्ड आ जाता है वो है एरोबिक सिस्टम। एरोबिक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इन्वॉल्व होता है प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटीज़ के अंदर। एनारोबिक और जो फॉस्फेजन सिस्टम होती हैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले आ जाता है एटीपी और जो पीसी सिस्टम, जिसको हम एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट फॉस्फोक्रिएटाइन सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंदर जो फ्यूल सोर्स होता है वो होता है फॉस्फोक्रिएटाइन। एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम के अंदर ग्लाइकोजन फ्यूल सोर्स होता है, और जो एरोबिक सिस्टम होता है इसके अंदर जो फ्यूल सोर्स होता है वो ग्लाइकोजन, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये इसीलिए मैंने इनको कंबाइन करके लिखा है ताकि आपको विजुअलाइज करने में और याद करने में आसानी हो। देन आ जाती है ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन रिक्वायर होती है फॉस्फेजन और एटीपी पीसी सिस्टम के अंदर वो नहीं होती। ये एनारोबिक सिस्टम होता है, इसके लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम नाम से ही जाहिर है, एनारोबिक का मतलब कि इसके अंदर भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं होती। एरोबिक सिस्टम, एरोबिक जो होता है उसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। और एरोबिक सिस्टम नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर हमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी सिस्टम्स के लिए। देन आ जाती है सप्लाई ऑफ एटीपी। एटीपी पीसी सिस्टम को मिलता कहाँ से है? ये तब एटीपी बनती है मसल्स के अंदर जब मसल्स रेस्टेड पोजीशन में होता है, तब रेप्लेनिश हो जाती है एटीपी। एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम, इसके अंदर कब एटीपी बनती है? जब रीसिंथेसाइज होती है ये एटीपी मसल सेल के अंदर। ठीक है, इसके कौन सी सप्लाई है एटीपी की? इस सिस्टम के अंदर मसल इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो रीसिंथेसाइज करती हैं एटीपी को। और एरोबिक सिस्टम के अंदर सप्लाई ऑफ एटीपी कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी हाउस होता है सेल का, और ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है एटीपी फॉर्मेशन के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट सिस्टम भी एरोबिक सिस्टम ही है। ये प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है, और इसलिए कि क्योंकि सेल के अंदर अपनी ही एनर्जी हाउस है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। देन आ जाती है कि जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो कौन सा ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? तो वो होता है फॉस्फेजन और एटीपी फॉस्फोक्रिएटाइन सिस्टम। इसके अंदर लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट, इसलिए ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम नहीं है। एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम और जो एरोबिक सिस्टम है इन दोनों के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता। देन आ जाता है जो मैक्सिमम कैपेसिटी है सिस्टम की वो स्मॉल होती है। एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक की जो कैपेसिटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है, और जो एरोबिक सिस्टम होती है इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि ये ज़्यादा देर तक हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू फॉस्फेजन और एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम। जो मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करता है ये वाला सिस्टम बॉडी को ड्यूरिंग द एक्टिविटीज़ वो लार्ज होती है, और जो एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम होता है इसकी इंटरमीडिएट होती है, और जो एरोबिक सिस्टम होता है वो स्मॉल होता है। अब इसकी पावर से क्या इसकी जो रिलेशन क्या है कि
आपको पता ही होगा कि जो पावर जिन एक्टिविटीज़ के अंदर हमने पावर गेन करनी होती है तो वो वाली एक्टिविटीज़ हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनके अंदर हमें रैपिड रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो ये सिस्टम उन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगा जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन और जिनके अंदर हमें रैपिडली फोर्सफुल मूवमेंट्स चाहिए होती हैं। एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ के अंदर, लेकिन जो एरोबिक सिस्टम होता है ये इन्वॉल्व होता है हमारी जब हमें प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटीज़ के अंदर चाहिए होती हैं, जैसे कि एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रेपिटेटिवली और सस्टेन्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उनके अंदर इसीलिए इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो स्मॉल है। ठीक है, देन आ जाती है जो ड्यूरेशन, ये इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आता है कि कितने कितने ड्यूरेशन होता है इसका। जो फॉस्फेजन और एटीपी पीसी सिस्टम होता है इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 30 सेकेंड्स, मतलब कि ये जब हम कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे तो जो फर्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए पावर प्रोवाइड करनी होगी वो फॉस्फेजन एटीपी सिस्टम प्रोवाइड करेगा। और जो नेक्स्ट आ जाता है 30 to 90 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, यानी कि 30 to 90 सेकेंड्स का जो ड्यूरेशन होगा आफ्टर 30 सेकेंड्स के बाद जो आफ्टर 30 सेकेंड्स के बाद एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम जो होगा वो इनिशिएट हो जाएगा। और ये कब तक प्रोवाइड करेगा एनर्जी बॉडी को? 30 to 19 सेकेंड्स के लिए ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी को। ठीक है, और जो एरोबिक सिस्टम होता है ये प्रोवाइड करता है जब 30 to 90 सेकेंड्स, यानी कि ये 1 मिनट तक प्रोवाइड करता है एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम। देन आ जाता है एरोबिक सिस्टम, और जो एरोबिक सिस्टम है ये तब एक्टिवेट होगा आफ्टर 2 मिनट्स के बाद। ये प्री डोमिनेट हो जाएगा इन दोनों एनर्जी सिस्टम्स के ऊपर। ठीक है, और ये जो एरोबिक सिस्टम होता है ये क्योंकि सबसे पहले ये क्या करेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन है, ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन है, ये 30 सेकेंड्स के लिए प्रोवाइड करेगा। आफ्टर 30 सेकेंड्स के बाद ये वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आफ्टर 2 मिनट्स के बाद एरोबिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि उसने रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स के अंदर बताई हुई या कुछ बातें जो मैंने पहले भी चैप्टर 6 के अंदर डिस्कस कर ली थी। टाइप 2B फाइबर्स जो होती हैं ना वो ये वाला एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं सिस्टम एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम। और टाइप 2B फाइबर्स वो वाले फाइबर्स होते हैं जो कि रैपिड फुल एक्टिविटीज़ और जो शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके अंदर हमें पावर चाहिए होती है उनके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं टाइप 2B फाइबर्स। और जो एरोबिक सिस्टम है इसके अंदर टाइप 1 फाइबर्स होते हैं जो कि स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं और ये क्या करवाते हैं, ये प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ के अंदर। देन जो नेक्स्ट आ जाती है उसके अंदर उसने बताया हुआ एनर्जी सिस्टम हमने कर लिया। देन एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो कितनी एनर्जी को एक्सपेंड करती है। तो एनर्जी एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर मतलब कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड जो बॉडी कर रही है उसको हम कहते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो बॉडी कंज्यूम्ड कर रही है। एनर्जी एक्सपेंडिचर को एक्सप्रेस किस तरह किया जाता है, इसके 2 यूनिट्स हैं। 2 यूनिट्स कौन कौन से हैं, एक तो हम इसको मैट्स में कर सकते हैं रिप्रेजेंट, एंड देन हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किलो कैलोरीज के अंदर। जो मैट्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, मैट्स इक्वल होते हैं, मैट्स जो अब वो किसके इक्वल होते हैं, मैट्स इक्वल होते हैं ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ओवर, यानी कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम कंज्यूम्ड कर रहे हैं ओवर बॉडी वेट। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हम कंज्यूम्ड करते हैं वो हम कर रहे होते हैं मिलीलीटर्स के अंदर और किलोग्राम बॉडी वेट का आ जाता है। मतलब कि कितनी ऑक्सीजन हम टोटल कंज्यूम्ड कर रहे होते हैं वो होती है 3.5
मिलीलीटर पर किलोग्राम। तो ये बेसिकली मैट्स का फार्मूला आ जाता है। और जो किलो कैलोरीज यानी कि जो हम एनर्जी फूड की फॉर्म में ले रहे हैं वो एज हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो कैलोरीज के अंदर। किलो कैलोरीज का क्या आ जाता है फार्मूला, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं? तो हम डिस्कस कर रहे थे कि 1 लीटर ऑक्सीजन जो है वो इक्वल होगी 5 किलो कैलोरीज। देन आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है कि अब हमने जो ज़्यादातर हम एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं वो किलो कैलोरीज के अंदर करते हैं। तो अब हम मैथ्स जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किलो कैलोरीज के अंदर। अब उसकी हम कन्वर्जन किस तरह करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम मैथ्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किलो कैलोरीज के अंदर। तो उसका जो बेसिकली ये फार्मूला है, किलो कैलोरीज इज इक्वल टू मैथ्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 जो आया था मिलीलीटर पर किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट के साथ एंड देन डिवाइड कर देंगे उसको 1000 और जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और ये आ जाएगा हमारे पास किलो कैलोरीज का किलो कैलोरीज आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम मैथ्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किलो कैलोरीज के अंदर। और बेसिकली देन नेक्स्ट आ जाता है, ये मैं इसलिए आपको करवा रही हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि MCQs में आ जाती हैं ये वाली चीज़ें। तो देन आ जाती है एफिशिएंसी, यानी कि किस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो मसल है ये इतना एफिशिएंट है और ये इस तरह वर्क परफॉर्म कर रहा है एफिशिएंटली। तो उसका बेसिकली ये फार्मूला होता है कि वर्क आउटपुट ओवर वर्क इनपुट, यानी कि जितना हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और जितना हमें उसका आउटपुट मिल रहा है उस वर्क का, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 के साथ। तो देन हमें उससे क्या मिल जाती है, परसेंटेज एफिशिएंसी हमें पता चल जाती है कि कितना ये मसल वर्क कर रहा है। तो इस तरह हम परसेंटेज एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं किसी भी पेशेंट की कि वो कितना एफिशिएंटली वर्क को परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू एरोबिक एक्सरसाइज। अब तक आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।